तो हेलो दोस्तों, आप सभी को एम के एस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। तो चलिए, आज बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्लास है भाषा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और ये व्याकरण आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं पूरा। आपका हिंदी में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। व्याकरण पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा आता है व्याकरण से। 60 क्वेश्चन व्याकरण से पूछा जाता है। तो चलिए, आज हम भाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे। हिंदी एक भाषा एवं व्याकरण का परिचय। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों लोग, हिंदी हिंदी एक भाषा एवं व्याकरण का परिचय। इसका पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। हिंदी क्या है बच्चों लोग, आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। हिंदी के पिता किसे कहा जाता है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। हिंदी के पिता हरिश्चंद्र को कहा, नहीं, भारतीय हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतीय हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंदी से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंदी से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि।
तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हिंदी एक भाषा एवं व्याकरण का परिचय। हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। हिंदी के पिता भारतीय हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंदी से आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत का राज्य भाषा है। यह भारत का राज्य भाषा है। यह भारत का राज्य भाषा है। यह विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाले चौथी भाषा है। चौथी भाषा है। चौदह सितंबर 1939 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो देखिए शुरू से फिर से एक मिनट। यह भारत का राज्य भाषा है। यह विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली चौथी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो वीडियो को शेयर करिए भाई। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ताल हम मिटा लेते हैं, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए।
हिंदी आर्य 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 भाषा भाषा परिवार परिवार में आता है। हिंदी आर्य भाषा भाषा परिवार में आता है। तो चलिए ये सब मतलब कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ इस ये सब लोग खत्म। अब जानेंगे भाषा की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। आप लोग भाषा की परिभाषा जानते तो आप लोग को बहुत अच्छा। तो चलिए आज हम छोटा सा मतलब भाषा की परिभाषा बताते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को व्यक्त करता है, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को व्यक्त करता है, तो उसे भाषा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं बच्चों। हिंदी आर्य भाषा परिवार में आता है। हिंदी आर्य भाषा परिवार में आता है। तो ये सब डिटेल में जो पढ़ना था वो सब खत्म हुआ। अब पढ़ना है शुरू से। देखिए भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को व्यक्त करता है, तो उसे भाषा कहते हैं। तो अब जानेंगे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। नोट में लिखते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। भाषा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं। नहीं सॉरी गलती हो गया बच्चों। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी
सबसे पहला हो जाएगा मौखिक। मौखिक मौखिक भाषा। दूसरा आ जाएगा लिखित भाषा। लिखित भाषा। तीसरा आ जाएगा सांकेतिक भाषा। तो सॉरी बच्चों, देखते थे। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो मन से, एक मन से ऐसे इशारा से बात करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा नहीं आपको बोलना है, ना ही आपको इशारा देना है। लिखित भाषा आप लिखकर आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति स्थान तक पहुंचा सकते हैं। सांकेतिक भाषा आप इशारा से बात कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो जानते हैं मौखिक का परिभाषा। मौखिक का परिभाषा जानते हैं। मौखिक भाषा जो भाषा को प्रकट करके बोला जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा जो बोलकर प्रकट किया जाता है। तो दूसरा देखते हैं। लिखित भाषा जो लिखकर प्रकट किया जाता है। लिखित भाषा जो लिखकर प्रकट किया जाता है। तीसरा देखते हैं बच्चों लोग सांकेतिक। सांकेतिक इशारा के द्वारा प्रकट किया जाता है। इशारा के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो शुरू देखते फिर से। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा आपसे पूछ दिया जाएगा मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, जो बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हम शॉर्टकट में ले दिए।
लिखित भाषा जो लिखकर पढ़कर किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक इशारा के द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिए। अब जानेंगे कुछ भाषाएं। कुछ भाषाएं कुछ परिभाषाएं। अब जानेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा मातृभाषा जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं तो उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं तो उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा कहते हैं। अब जानेंगे बोली किसे कहते हैं। बोली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो शुरू से देख लेते हैं एक बार फिर से। कुछ भाषाएं। मातृभाषा किसे कहते हैं। जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं तो उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली किसे कहते हैं। स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है।
राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। मजा आ रहा है तो इमोजी जरूर भेजिएगा भाई। आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर भेजिए, शेयर जरूर कीजिए। अब जानेंगे राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसी भी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, तो भी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया, उसे राजभाषा माना गया है। तो चलिए नोट में लिखते हैं, नोट में लिख लेते हैं। नोट। अपवाद में भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, परंतु ये राष्ट्रभाषा नहीं है। अपवाद। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। परंतु ये राष्ट्रभाषा नहीं है। नोट में अपवाद। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, परंतु ये राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना नहीं गया है। तो दूसरा नोट। भारत में सबसे अधिक हिंदी
भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा माना गया है। तो चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो तीसरा नोट लिखते हैं, फिर से देख लेते हैं इसे। राष्ट्रीय भाषा, किसी भी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। नोट में अफवाह, भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, परंतु राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दूसरा नोट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है। तो तीसरा नोट बचा हुआ देख लेते हैं इसको। तीसरा नोट देखते हैं, संविधान की अनुसूची अनुसूचित 8 से 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया है, जिसका प्रयोग राज्य की सरकारी काम काज में कर सकती है। तो ये तीसरा नोट बचा हुआ है, इसको देखिए। संविधान की सूचित 8 से 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया है, जिसका उपयोग राज्य के सरकारी कामकाज में कर सकती है। तो अब जानेंगे लिपि किसे कहते हैं। बस अब थोड़ा सा और बचा हुआ है 2 टॉपिक का, जानेंगे लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसे भाषा की लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को
को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उसे भाषा की लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उसे भाषा की लिपि कहते हैं। तो देख लेते हैं भाषा लिपि। एक तरफ भाषा, एक तरफ लिपि। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, भाषा लिपि। ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा इससे बिहार बोर्ड के लिए। आप जानेंगे हिंदी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। दूसरा संस्कृत। संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तीसरा नेपाली। नेपाली भी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चौथा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को रोमन में लिखा जाता है। और फिर देख लेते इसके बाद, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उसे भाषा की लिपि कहते हैं। भाषा की लिपि, भाषा एक तरफ लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये तीनों सेम है। अंग्रेजी भाषा को रोमन भाषा में लिखा जाता है। थोड़ा सा 5 मिनट का और क्लास। दो ठो और बच गया। उर्दू भाषा को भी चौथा गया, पांचवा देखते हैं। उर्दू भाषा को फारसी भाषा में लिखा जाता है। छठा पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा को भी गुरुमुखी भाषा लिपि में लिखा जाता है। उर्दू को फारसी भाषा में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो अब जानते हैं व्याकरण का परिभाषा। बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है।
व्याकरण की परिभाषा। आप लोग व्याकरण की परिभाषा जानते हैं तो बहुत अच्छा है। व्याकरण व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं तो उसे व्याकरण की परिभाषा कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा देखें। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं तो उसे व्याकरण की परिभाषा कहते हैं। तो चलिए आज व्याकरण का क्लास समाप्त होता है यहीं पर। तो अगला वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब